देखो, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन है। माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। और ये जो एग्ज़ाम्स है मैंने सारे क्लियर किए हैं। ठीक है। इसमें सीजीएल भी है, बाकी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं। तो इंडियन पॉलिटी की मैंने इससे पहले 4-5 वीडियो कराई हैं। इसके बाद आज जो वीडियो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी पे है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मतलब क्या है, क्यों बनाया है ये। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितनी भी ये वीडियोस बना रहा हूँ ना मैं, सारे यूजफुल हैं। जो कंटेंट पेपर में आता है, जो मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं 5-7 सालों के अंदर, उनमें जो आए हैं क्वेश्चंस, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, मैं उतना ही कराऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत को बोलते हैं प्रिंसिपल या आइडियल्स बोल दो। ठीक है, स्टेट पॉलिसी यानी स्टेट में जो भी सिद्धांत है, जो भी आइडियल्स है, वो फॉलो होने चाहिए। ठीक है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं। ये हमने लिया कहाँ से है? ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरिश, IRISH, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरिश ने स्पेनिश से लिया था, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आयरिश से लिया, और आयरिश से हमने क्या लिया था? एक हमने लिया था कि नॉमिनेशन जो होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, वो हमने आयरिश से वो भी लिया था हमने, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स वो कहाँ से लिया था? हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। ये भी इस पे वीडियो बनाई है हमने, कहाँ से क्या लिया था मैंने, वीडियो बनाई है, आप देख लो एक बार जाके, वो भी काफ़ी यूजफुल है। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं, और 36 से 51 आर्टिकल में ये आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 37 क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बोलता है। आर्टिकल 37 की क्या क्या एप्लीकेशन है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे स्टेट पॉलिसी के हैं। अब ये देख लो, इसका मतलब दे रखा है डीपीएसपी कंसिस्ट ऑफ आइडियल्स, जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए। जब वो पॉलिसी बनाता है ना कोई स्टेट, या कोई भी लॉ बनता है, उस टाइम उसको क्या आइडियल्स, क्या सिद्धांत फॉलो करने चाहिए, डीपीएसपी में ये बताया गया है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में क्या बताया गया कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। जब भी कोई स्टेट कोई पॉलिसी बना रहा है या कोई भी लॉ बना रहा है कंट्री, तो उस टाइम क्या आइडियल्स फॉलो करने चाहिए, ये डीपीएसपी बताता है। अब प्रिंसिपल्स जो है ना, ये 3 टाइप से बांटे गए हैं। एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, 3 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल देखो। देखो, सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या बोलेगा? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बोलेगा। यही बोलेगा। सोशलिस्ट क्या बोलेगा? सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग ए सोशल ऑर्डर बाय इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, इनकम वगैरह, स्टेटस वगैरह, जो अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं, उसमें इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। यानी उनमें कोई, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी हैं, किसी के लिए है ही नहीं, उसमें इनइक्वल नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 38 बोलता है। ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्या आएगा? सोशल इकोनॉमिक राइट्स आएंगे हमारे, या जो भी जस्टिस होना चाहिए, जो जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाता है। तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है? ये इंश्योर करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी में। देखो, एक डीपीएसपी, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, और एक फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वो फॉलो होने ही चाहिए। मतलब उनका जो, एक बोलते हैं ना कि कंपलसरी वाली बात हो जाती है फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी में जो है ना, वो आइडियल्स हैं, वो कंपलसरी चीज़ नहीं है। वो इनका मतलब ये है कि ये चीज़ें सिद्धांत हैं, ये होने चाहिए, पर कंपल्सन नहीं है इनमें। ये डिफरेंस है। बाकी कोई, अगर कोई आगे वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें पूरा इनमें डिफरेंस भी बता दूंगा। और इनमें ना केसेस आते हैं कि कोर्ट में केस, 3-4 केस हैं। जैसे केशवानंदन भारती की वाला केस है, एक और केस था मिनर्वा मिल्स वाला केस है। उसमें क्या हुआ क्या नहीं, उनमें मैं वीडियो बनाऊंगा। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में पे ही है वो डिफरेंस में, वो केसेस। ठीक है, आर्टिकल 38 याद कर लेना, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस वगैरह बताता है। उसके बाद आर्टिकल 39 क्या बोलता है?
स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग, क्या क्या सिक्योर करता है स्टेट? एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स, अपनी आजीविका, लाइवलीहुड क्या होती है? आजीविका, जो खाने कमाने का साधन है, मतलब उसके पर्याप्त, एडिकेट क्या होता है? पर्याप्त, पर्याप्त साधन होने चाहिए सब सिटीजन्स के पास। देखो 38 में तो क्या बोलता है? जस्टिस देगा आपको, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। एक बार जस्टिस दे दिया तो उसके बाद 39 में क्या देगा? खाने कमाने के साधन दे देगा। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो मटेरियल रिसोर्सेज है हमारे, उनकी ओनरशिप और कंट्रोल। खेत खलियान मत समझ लो आप, मटेरियल रिसोर्सेज वही हो गए। अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में ही नहीं होना चाहिए कंसंट्रेशन वेल्थ का, ठीक है। एंड इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, ये आर्टिकल 39 बोलता है, ठीक है। आजीविका वगैरह के लिए कौन सा है? आर्टिकल 39। इसके बाद आर्टिकल 40 है इसमें, वो उसमें गांधीयन में आएगा ना। आर्टिकल 41 में आया, देखो ये डिवाइड ना ये उस पे करे हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन से हैं, आर्टिकल आगे पीछे इसलिए हैं। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। राइट टू वर्क को बोलता है ये, ठीक है। कोई भी कर सकता है, मतलब कि ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी, इसके केस में भी आप वर्क कर सकते हैं। आर्टिकल 42 क्या बोलता है? स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी जो कंडीशन होती है उसमें रिलीफ के लिए क्या बोलता है? ह्यूमन कंडीशन क्या होती है कि आप वो बोल सकते हैं कि मानवीय जो दशा। इतने ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, आते तो है नहीं पेपर में, जो आएंगे ना मैं उनको बता दूंगा, बस इनको एक बार बस पढ़ लो आप ऊपर से। आर्टिकल 43 क्या है? सिक्योर ऑल द वर्कर्स लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जितने वर्कर है ना उनको एक लिविंग वेज, जैसे मिनिमम वेज डिसाइड होती है ना, ऐसे एक लिविंग वेज मिलनी चाहिए और डिसेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइफ का। आर्टिकल 43 का ये क्या कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का। आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। अब गांधीयन प्रिंसिपल क्या बोलता है? गांधीयन प्रिंसिपल देखो, गांधी ने क्या बोला था कि गांव गांव की तरफ चलो, ऐसा कुछ बोलता था ना गांधी, कि विलेजेस जो है उसमें ही बसता है जो सही है, और गांव की तरफ, गांव के जो हेरिटेज है उसको विकसित करने का गांधी का सपना था, गांधी जी का सपना था, ठीक है। तो आर्टिकल 40 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करता है। तो आर्टिकल 40 ऐसे सोच लो कि 40 गांव हैं, एस्कुलेट कर लेना 40 गांव। तो आर्टिकल 40 में क्या है? विलेज पंचायत है। आर्टिकल 43 प्रमोट करता है कॉटेज इंडस्ट्री को, ये भी गांधी ने बोलता है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करो रूरल एरियाज में, ठीक है। स्टेट शैल एंडोर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज फॉर इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। तो 43 क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री के लिए है। 43 का बी क्या है? प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 43 का बी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट के लिए है। अब 46 बोलता है प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है ना उसके जो इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 45 क्या बोलता है? एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा ना लिबरल वाले में। आर्टिकल 47 इम्प्रूव करता है पब्लिक हेल्थ को। और 48 ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट एक तो ये है, एक आर्टिकल 45 इंपॉर्टेंट है। 48 देखो, टू प्रोवाइड द शेल्टर ऑफ काऊ काव्स एंड अदर मिल्च, मतलब गायें बछड़े वगैरह है उनका शेल्टर नहीं होना चाहिए। स्लॉटर क्या होता है? वो मतलब जो कसाई खाना बोलते हैं ना उसको,
वो नहीं होना चाहिए। ड्रोट्स कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। इसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या होता है? लिबरल क्या होता है? लिबरल लिबरल होता है रूढ़िवादी, जो चीज़ें होती हैं उनसे मुक्त, जो चीज़ होती है ट्रेडिशनल, जो चीज़ चली आ रही है ना हमारी, उनसे मुक्त होना, उनसे फ्री होना, उसको लिबरल बोलते हैं। आर्टिकल 44 क्या बोलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि जो टेरिटरी है इंडिया की, उसमें सारे जितने भी सिटीजन है उनका एक ही लॉ होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसे नहीं है कि मुसलमान है तो उनका अलग कोड चल रहा है, सिख है तो उनका अलग कोड है। ये बोलता है कि जितने भी सिटीजन है उनके लिए एक ही कानून होना चाहिए। आर्टिकल 45 देखो, 6 साल के जो बच्चे हैं उसके लिए एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखो 45 अगर याद करना है ना आपने, देखो जब बच्चा 4 या 5 साल का होता है तभी जाता है ना स्कूल। 4 से 5 ईयर्स का जो होता है, जब 4 से 5, ऐसे याद करो। जो 45 को 4 या 5 साल का बच्चा, ठीक है। तो ये 45 आर्टिकल है, उसमें क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 48 to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific line। आर्टिकल 48 का एक है टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 49 टू द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट। हिस्टोरिक जो इंटरेस्ट का जितने भी मोन्यूमेंट्स है ना उनको सबको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ये स्टेट को प्रोटेक्ट करने चाहिए। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जुडिशरी को ना एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है, मतलब स्टेट को स्टेप लेने चाहिए सेपरेट करने के लिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 में इंपॉर्टेंट है डिक्लेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51 का ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। 11 फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, और ये हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया से लिए हैं, यूएसएसआर से लिए हैं। इसके बाद ये पढ़ लेना। इसके बाद देखो अमेंडमेंट कब कब हुआ था? 42nd में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1976 की, ठीक है। तो इसमें जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चेंज हुए थे, ये ऐसे इसको देख लेना। एक तो ये आया था आर्टिकल 48 का, ये टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, याद रख लेना ये, ठीक है। टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। जो अगर कोई गरीब है ना उसको लीगल एड जो है वो फ्री, मतलब वकील जो है ना उसका केस फ्री में भी लड़ सकता है। 39 का ए पार्ट बोलता है इसको। 39 का ए पार्ट और 48 का ए पार्ट, ये याद रख लेना। उसके बाद 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसमें भी देख लेना, ये इतनी इंपॉर्टेंट वाली ये है नहीं। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 का, इसने सब्जेक्ट मैटर जो था 45 को, इसको फंडामेंटल राइट ही बना दिया था अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। इसके बाद ना क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए ना वो कराता हूँ, लंबी नहीं करनी ज़्यादा वीडियो। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने मैं बता दिया, दोबारा एक बार नीचे रिपीट कर दूंगा। विच इज द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए कौन सा आर्टिकल है? देखो एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, ये कौन से उसमें आएगा? ये आएगा गांधीयन वाले में आया था, नीचे देख लो ऊपर था, ठीक है। गांधीयन में जो विलेज विलेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ना वो गांधीयन में थी। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 36 से 51 में था। अगर ये क्वेश्चन एसएससी में आया था, एमटीएस में आया था, पता नहीं सीएचएसएल में या सीजीएल में, ऐसे कुछ में था। तो 36 से 51 में है ना, तो ये तो वैसे नहीं होगा। तो ये आपको पता लग गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा आर्टिकल 48। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? 29 और 30 एजुकेशनल राइट्स होते हैं किसके? माइनॉरिटी वगैरह के, ठीक है। एजुकेशनल कल्चरल राइट्स, तो इसमें 48 आर्टिकल 48। विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था? आर्टिकल 44। देखो 4 और 4 दोनों क्या है? इक्वल हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या क्या है कि सबके लिए इक्वल हो। तो आर्टिकल 44 में है ये, 4 और 4 इक्वल हो गए।
आर्टिकल 45 में क्या था, एजुकेशन से रिलेटेड था ये, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या था, मैंने क्या बोला, 40 गांव, 40 विलेजेस, मतलब 40 गांव, 40 सा समझ लो, कुछ भी रिलेट कर लो, तो ये विलेजेस से रिलेटेड है, विलेज पंचायत से, ठीक है। 42 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर द राइट ऑफ सिटीजन्स टू एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एडिकेट मीन्स जो लाइवलीहुड के हैं, ये कौन सा आर्टिकल देता है, ठीक है। 29 तो फंडामेंटल राइट आपका, ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल राइट है, तो एक ही बच गया आपका आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 देखो, आर्टिकल 38 तो क्या बोल रहा था कि जितने मतलब सोशल इकोनॉमिकल राइट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, सोशल इकोनॉमिकल वगैरह राइट्स। जब सोशल इकोनॉमिक राइट सही हो गए तो उसके बाद क्या देंगे कि आप आजीविका कमा लो, ठीक है। तो आर्टिकल 39 में क्या था, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड था। एक दो बार वीडियो देखोगे ना, दो चार बार, आपको फिर तब याद होंगे। विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द परमिशन वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के वेलफेयर के लिए जो है कौन सा सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल, देखो ये 44 क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 और 4 इक्वल, ये 45 क्या था, 45 आपका जो था ना वो था एजुकेशन रिलेटेड, तो ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 38 क्या था, सोशल इकोनॉमिकल वगैरह राइट्स, ठीक है। और 42 आप देख लो दोबारा, 42 था सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ के लिए था ये, ठीक है। इसका तो 38 हो गया आंसर, ठीक है, सी। 38 में था ना सोशल इकोनॉमिकल वगैरह राइट्स, मैंने ऊपर भी बताया था। उसके बाद 39 में क्या था, लाइवलीहुड के लिए था कि आप पे जो मतलब लाइवलीहुड एडिकेट मीन्स होने चाहिए आपको, अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए, वो हो गया, उस टाइप से हो गए। स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट, तो ये कौन सा है, ये 49 है, 49। ये क्या था, हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए था ये। और 48 क्या था, ये क्या था, स्लॉटर ऑफ काऊ वगैरह वो था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन। इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड के लिए कौन सा आर्टिकल था, ये उसमें आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आया था, 39 ही ऊपर मैंने पढ़ाया था, कौन से में आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 की थी। देखो 42nd है ना, 4 और 2 कितना होगा, 6, तो 1976 ये ना 6। ऐसे ही 44th अमेंडमेंट जो थी ना, 4 और 4 कितना होगा, 8, तो ये 1978 में आई थी। ऐसे लेट करके मैं तो ऐसे याद किए हुए, आप देख लेना आपका तरीका, ठीक है। तो 39 का ए पार्ट था ये। इस वीडियो में इतना ही, आप इसको बार बार देखो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आते हैं पेपर में, ठीक है। ट्रिक व्रिक इनकी कुछ नहीं है, आप दो चार बार देखोगे ना याद हो जाएंगे। जैसे 44 की मैंने बता दी, 4 और 5 साल का बच्चा, ये तो ये एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन रिलेटेड है। 44 4 और 4 इक्वल हो गया, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड हो गया, ठीक है। कुछ कुछ तो मैंने बता दिया आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।